नमस्कार दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च करेगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दी जा रही हैं जो कि आप पूरा इसका लाभ ले सकते हैं। छायावादी युग के अंतर्गत हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन एवं कृतित्व विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम निराला के जीवन की ओर चलते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले जन्म इनका आता है। तो जन्म 1896 और मृत्यु 1961, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, समय काल के मिलान के लिए आ जाता है। तो याद रखेंगे 1896 से 1961 इनका समय काल है। जन्म स्थान है महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल के अंतर्गत है। और इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कि जन्म स्थान कहाँ का है, दे दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल में। मृत्यु स्थान है इलाहाबाद में हुआ इनकी मृत्यु। और वहीं बात करेंगे अक्टूबर 1961 की बात है। पिता इनके हैं राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज। तो ये दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे आपको याद रखने हैं। पिता, पुत्री, पत्नी और मृत्यु स्थान, जन्म स्थान और जन्म। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न कई बार उठा दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, तो जिसको याद रखना है। आगे चलते हैं। छायावादी, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद तीनों के पथ प्रदर्शक क्रांतिकारी कवि युग प्रवर्तक निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। जी हाँ, इनको पूछा जाता है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि छायावाद निराला जी किस युग के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो छायावाद के अंतर्गत, लेकिन प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के पथ प्रदर्शक क्रांतिकारी कवि के युग के रूप में शामिल हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी बनता है दोस्तों कि क्रांतिकारी युग के कवि किसे कहा गया है। तो क्रांतिकारी युग के कवि निराला जी को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर नए कवियों का गोरखनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओज और अदात के कवि के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं कि ओज और अदात के कवि किसे कहा गया है। तो इस तरह से निराला जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं उनकी रचनाओं की ओर। रचनाएं देखेंगे कि यहाँ से लगभग पूरे प्रश्न बनने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में। चलिए चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह जो है, सबसे प्रथम काव्य संग्रह है इनका अनामिका। प्रथम ही है, आप देख ही रहे हैं, अनामिका 1923 ईस्वी में। वहीं परिमल 1930 में, गीतिका देखेंगे 1936 में। और दोस्तों जब बात करते हैं, कई बार ये परिमल का 1928 भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रख लीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थी तो इसके बारे में, परिमल की रचनाओं के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इसको याद ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब चलते हैं इनकी रचना। गीतिका 1936 में, अनामिका 1938 में। अनामिका द्वितीय संग्रह हुआ था जो कि 1938 में। तो इस तरह से 1923 और 1938 इसको याद रख लेंगे, क्योंकि दो संस्करण हुए थे। तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। और इनकी रचना है अणिमा 1943 में, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीता कुंज 1954 में, जो कि परिवर्धित संस्करण 1959 के अंतर्गत है। सांध्य कांकली जो है, देखिए आप, सांध्य कांकली 1969 ईस्वी अंतिम एवं मरणोपरांत प्रकाशित कृति है। तो दोस्तों ये यहाँ से प्रथम और अंतिम आप तो पहले याद ही रख लें, अनामिका और सांध्य कांकली है, जो कि 1923 से 1969 तक का इनका समय काल चला है, मतलब रचनाओं का। और कुकुरमुत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, कुकुरमुत्ता 1942 में है। तुलसीदास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अनामिका भी, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीता कुंज, नए। तो इस तरह से आप इसको इस समय काल के हिसाब से इसको याद कर ले सारी रचनाओं को, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं कहानी संग्रह की ओर। तो कहानी संग्रह है लिली 1933 ईस्वी में, सखी 1935 ईस्वी में, सुकूल की बीवी 1941-41 में, और देवी 1948 में। तो बात करते हैं चतुरी चमार, आपने सुना होगा, इनकी रचना है, कहानी संग्रह है। तो
तो ये 1945 के जब प्रकाशित हुई थी, तो पहले ये रचना सखी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार चतुरी चमार प्रश्न बना है, लेकिन इस तरह का प्रश्न बहुत कम आए हुए हैं। तो ये याद रख लेंगे कि सखी का ही चतुरी चमार 1945 के रूप में प्रकाशन हुआ। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि चतुरी चमार पहले सखी के नाम से जाना जाता था। तो ये कहानी संग्रह है, तो इसे याद रख लेंगे। आगे देखते हैं, अप्सरा उपन्यास है इनकी रचना। उपन्यास में अप्सरा जो कि 1931 में, अलका 1935 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा देखिए 1936 में, चमेली 1941 में, चोटी की पकड़ 1944 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोटी की पकड़ किसका उपन्यास है पूछा जाता है, वहीं प्रभावती भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखनी है। काले कारनामे बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न बने हैं। इंदुलेखा और काले कारनामे ये अपूर्ण उपन्यास है। जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास पूछा जाता है, तो ठीक यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी उपन्यास आप इंदुलेखा और काले कारनामे याद रखेंगे। 1950 का समय काल याद रखें। कथात्मक रेखाचित्र की बात कर रहे हैं, तो कथात्मक रेखाचित्र जो है कुल्ली भाट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है कि कुल्ली भाट किसकी रचना है, तो ये निराला जी की रचना है, वो भी रेखाचित्र है। और साथ में आपको बता दूं इनका समय काल है 1939। और बिल्लेसुर बकरिया ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1914 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। आइए चलते हैं निबंध संग्रह की ओर। निबंध संग्रह की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों निबंध संग्रह के बारे में। चलिए, निबंध संग्रह जो है इनका देखिए, प्रबंध पदम 1934 ईस्वी में। ये थोड़ा सा अगर धुंधला आपको लग रहा होगा तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, जो उसको आप सुन लीजिएगा एक बार। प्रबंध पदम 1934 ईस्वी में, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी में, चाबुक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय काल के मिलान के लिए पूछा गया प्रश्न है, चाबुक 1951 में, चयन 1957 में, संग्रह 1963 में। तो चाबुक 1951 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेंगे। समीक्षात्मक कृतियां हैं इनकी, रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी में समीक्षात्मक कृतियां हैं। पंत और पल्लव बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है, पंत और पल्लव 1949 में कब लिखी गई रचना है और किसकी रचना है, तो पंत और पल्लव 1949 में लिखी गई रचना है। पत्रकारिता के साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। तो देखिए, समन्वय रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित 1922 ईस्वी में, मतवाला का संपादन महादेव बाबू द्वारा इन्हें 1923-24 में संपादक मंडल में शामिल किया गया था। प्रश्न इस तरह से भी बनता है दोस्तों कि मतवाला के संपादक या मतवाला पत्रिका किसकी है, तो निराला जी की है। और रामकृष्ण से प्रकाशित 1922 में यह समन्वय भी पत्रिका हुई थी। तो समन्वय और मतवाला दो पत्रिका को याद रखेंगे। 1923 से 1924 में महादेव बाबू द्वारा इन्हें प्रकाशित संपादक मंडल में शामिल कर लिया गया था। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि महादेव बाबू द्वारा किसको या किनको संपादक मंडल में शामिल कर लिया गया था, तो निराला जी को। वहीं इनकी रचना और इनकी पत्रिका जो है सुधा में संपादकीय लेख एवं रंगीला पत्र के संपादक, लेखक एवं प्रूफ रीडर के लिए कार्य करते थे। पत्र साहित्य एवं अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो पत्र जैसे आपने देखा है कि निराला का साहित्य साधना, बहुत सारे विद्यार्थी इनके साहित्य खंड को पढ़ा है। तो रामविलास शर्मा जी की है जो संपादित हैं और 3 खंडों में है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, निराला का साहित्य साधना कितने खंड में है, तो 3 खंड में है। और इसके जो संपादित है तो वो रामविलास शर्मा द्वारा संपादित है। निराला की रचनावली खंड 8 में, यहाँ पे देख रहे हैं 100, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं कि कितने खंड में है, तो रचनावली जो है 8 खंड में है। और ये 179 पत्र संकलित है, जिसमें जानकी वल्लभ शास्त्री की पुस्तक निराला के पत्र, निराला के साहित्य साधना से सारिका विशेषज्ञों एवं सोहन लाल भार्गव के सौजन्य से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निराला के पत्र इस तरह से संकलित है। आइए चलते हैं बाल साहित्य की ओर। भक्त ध्रुव इनका रचना है, भक्त ध्रुव बाल साहित्य है। भक्त प्रहलाद, भीष्म और महाराणा प्रताप, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप। तो दोस्तों ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वहीं आप देखेंगे कि अन्य स्मरणीय के बारे में बात करें
निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किसे स्वीकार करते हैं, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निराला अपने आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी को स्वीकार करते हैं। निराला की प्रथम कविता जूही की कली, जो कि हमने बताया है आपको 1916 में लिखी गई रचना है। और वहीं अंतिम जो कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यहाँ की जो इस रचना की जूही की कली का पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 में इनकी प्रथम रचना मानते हैं। जबकि निराला स्वयं जूही की कली को, मतलब ये है यहाँ पे है कि जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी, जो कि रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना इनकी प्रथम रचना स्वीकार करते हैं। वहीं निराला के प्रथम संग्रह की बात करूँ 1923 हमने देखा है, यहाँ पे प्रथम काव्य संग्रह 1922 आपको मिल रहा है। वहीं सांध्य कांकली 1969 में आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब चलते हैं उनकी अनामिका के द्वितीय संस्करण में 1938 में प्रथम से बिल्कुल भिन्न है में संग्रहित कविताएं हैं इसमें। और इसमें सरोज स्मृति, जो कि उनकी बेटी थी, बहुत कम आयु में इनका मतलब स्वर्गवास हो गई थी, इसलिए सरोज स्मृति उन्होंने निराला चीज ने इनके रचना शोक गीत लिखा है, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शोक गीत है। तो इसको याद रख लीजिएगा, सरोज स्मृति शोक गीत है। और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने सरोज स्मृति रचना लिखी थी 1935 में। सच है 1935 में राम की शक्ति पूजा भी लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935-36 के अंतर्गत ये रचना आपको मिलेगी। और देखेंगे कि अन्य रचना जो है तोड़ती पत्थर, जिसमें इलाहाबाद के रचनाओं, इलाहाबाद का जो दर्शन दिखाई देता है वर्णन, तोड़ती पत्थर उस समय की रचना। यहाँ पे तोड़ती पत्थर रेखा प्रेयसी सम्राट एडवर्ड के प्रति तोड़ती पत्थर जो है सुधा मई 1937 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो तोड़ती पत्थर है किस में प्रकाशित हुई थी, तो सुधा मई 1937 में प्रकाशित हुई थी। निराला की परिमल की बात कर रहे थे, 1930 में संग्रहित है, चर्चित कविता है जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, अधिवास इत्यादि। तो इसको याद रखेंगे कि परिमल में किन किन रचनाएं जो है संग्रहित है, तो जूही की कली है, बादल राग है, विधवा है, भिक्षुक है, और पंचवटी प्रसंग है, संध्या सुंदरी है, अधिवास का वर्णन दिखाई देता है। वहीं 1916 में इनका हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि व्याकरण सरस्वती में, मतलब हिंदी और बंगला का तुलनात्मक व्याकरण इनकी रचना किस में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती में 1916 में प्रकाशित हुई थी। निराला की हमने देखा है कि सखी, चतुरी चमार, लिली, सुकुल की बीवी, अप्सरा, अलका प्रभाती, ये सारे जो है संकट के कारण प्रणीत होते हैं। और मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ दिया जाता है कि ये कथन किससे लिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि निराला जी ने अपने परिमल की भूमिका में लिखा हुआ है। मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध में निराला ने लिखा है, कहते हैं कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, भावों की मुक्ति भी छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है, जो कि माधुरी के अंक निबंध में प्रकाशित हुई थी। वहीं कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है, निराला जी का कथन है। इस तरह से द्वितीय खंड के बात करेंगे तो मुक्त गीत कहा गया है परिमल के द्वितीय खंड को, जिसमें गीतों का आग्रह है और मात्राओं का नहीं। परिमल के प्रथम खंड में सममात्रिक तुकांत कविताएं हैं। प्रार्थना, जग को ज्योतिर्मय कर दो परिमल में संग्रहित है। गीतिका इनकी रचना है, मैंने आपको बताया 1936 में। वरदे वीणा वादिनी वरदे तथा भारती जय विजय करे शीर्षक बहुत मंगल गीत संकलित है। तो वरदे वीणा वादिनी जो है आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम में भी ये लगा हुआ है, तो आप इसको याद रख लीजिएंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, अर्थात ये BA द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तुलसीदास के बारे में हमने देखा था 1935 से 1938 में काल निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल कहा जाता है। तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों 1935 इसकी रचना को, समय काल को याद रखेंगे। कथा की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता है,
101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। पूछा जाता है कि तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है, तो खंड काव्य है। बेला और नए पत्ते में निराला की दृष्टि उर्दू और फारसी के बंदों को हिंदी में डालने की ओर रही है। तो ये भी याद रखेंगे कि निराला की ऐसी कौन सी रचना है जो उर्दू से फारसी के बंदों को हिंदी में डालने का प्रयास किया था, तो बेला और नए पत्ते हैं। सरोज स्मृति के बारे में मैंने बात ही कर ली है। शोकित जो है एलेजी है, तो राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक कविता है। वहीं महाकाव्यात्मक राम की शक्ति पूजा जो है उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण से है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि राम की शक्ति पूजा किससे प्रभावित है, तो उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण से है। वही निराला के मैंने आपको बताया है कि मतवाला उन्होंने कार्यभार संपादकीय के रूप में संभालते हुए अपने व्यक्तित्व के अनुरूप स्वयं रखा था। मतवाला का प्रथम अंक 26 अगस्त 1923 को निकला था। इसकी मोटो निराला ने ही तैयार किया था, जिसमें देखिए अमी गरल शशि शिकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पंक्ति किस तरह की है और कहाँ से है ली गई है, इस तरह से ये पूछा जाता है। वहीं आप बात करेंगे इनकी और रचना है निराला की जूही की कली के बारे में बात करते हैं। जूही की कली जो है कविता मतवाला के 18वें अंक में, ये 22 दिसंबर सन 1923 में मतवाला अंक मैंने आपको बताया है कि निराला जी की रचना मतवाला है। और रचना अर्थात इनकी पत्रिका है मतवाला, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये मतवाला निराला की पत्रिका है, जिसमें लेखक का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छपा था। और फुटनोट में यह लिखित था कि यह कविता अनामिका संग्रह से उद्धृत है। तो इस तरह से निराला की पहली रचना जो है जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार अस्वीकृत कर दिया था। तो जूही की कली के लिए भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि ऐसी कौन सी रचना है कि जूही की कली को, मतलब ऐसी कौन सी रचना है कि निराला जी की कविता को छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था, या कारण पूछ दिया जाता है कि किस कारण छापने से मना कर दिया था। तो जूही की कली रचना को प्रकाशित करने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था, क्योंकि अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। तो किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका में, इसे भी याद रखेंगे। निराला का पहला संग्रह मैंने आपको बताया है अनामिका 1923 में, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है कि अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुए थे, तो जो है कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और नवजादिक लाल थे इसके प्रकाशक, जो कौन थे, तो नवजादिक लाल थे। 9 कविताएँ उसमें देखेंगे, 9 कविताएँ 40 पृष्ठों में संकलित थे। और इसमें देखिए अध्यात्म फल माया जलद अधिवास तुम और मैं, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सच्चा प्यार और लज्जित, इस तरह की रचनाएं हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है, जिस पर उन्होंने 6 कविताएं लिखी है। बादल राग में बादल वर्षा एवं सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। वहीं देखेंगे कि बादल रचना भी BA सेकेंड ईयर BA प्रीवियस में भी ये पाठ्यक्रम में है, और साथ में राम की शक्ति पूजा MA में भी है और नेट के सिलेबस में भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारी रचनाओं को बहुत अच्छे से आपको विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तो बादल राग निराला का प्रिय विषय है, जिस पर उन्होंने 6 कविताएं लिखी है। और बादल राग में बादल वर्षा एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का प्रतीक है, तो सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, इसे याद रखेंगे। तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसीदास जो कि 1934 में सुधा के 5 अंकों 1935 में प्रकाशित हुई थी, जो कि पुस्तकार के रूप में 1939 में ये प्रकाशित हो गई थी। और पुस्तकार की भूमिका रामविलास शर्मा ने लिखी थी, जिसमें सुधा के संपादक दुलारे लाल भार्गव का मत्था कहते हैं तुलसीदास के छपने से सुधा की ग्राहक संख्या दुर्बोधता के कारण घट गई थी। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास ऐसी कौन सी रचना है निराला की कि मतलब सुधा की ग्राहक संख्या दुर्बोधता के कारण घट गई थी। तो याद रखेंगे तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। प्रश्न बनता है। और कुकुरमुत्ता 1943 में जो प्रवाद हंस के मई 1941 में अंक में छपा था, याद रखेंगे कुकुरमुत्ता किस पत्रिका में छपा था, प्रकाशित हुई थी, तो हंस के मई 1941 में छपा था। और ये 3 संस्करण में, प्रथम संस्करण में युग मंदिर नाव से निकला 1943 था।
इसमें कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त 7 कविताएं निराले की थी। गर्मा पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्टिफक्सीला, खेल। इस तरह से आप देखेंगे कि निराला का बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु कहा है। निराला को प्रस्थान बिंदु किस रचना को प्रस्थान बिंदु कहा है, किसने कहा है? तो कुकुरमुत्ता को प्रभाकर माचवे जी ने कहा है, जबकि नंदकिशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे देखिए दुविधा बनाने वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्रस्थान बिंदु कहा है नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। अणिमा 1943 में देखिए रामविलास शर्मा को समर्पित निराला की 44 कविताएं गीतों का संग्रह है। मैं अकेला, स्नेह निर्झर बहे गया, गहन है यह अंधकार, बादल छाए, दलित जन पर करो करुणा, चूंकि यहाँ दाना है। अणिमा की विशिष्ट उपलब्धियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है अणिमा की रचना 1943 पे। बेला 1946 में संग्रहित जो कविताएं हैं, यहाँ पे वीर जवाहर लाल, काले काले बादल छाए, ना आए, वेश रुखे अधर सुखे, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, बाहर मैं कर दिया गया हूँ इत्यादि प्रमुख है। बेला और नए पत्ते निराला का प्रवयात्मक रचनाएं हैं। वहीं देखेंगे कि इनकी रचनाओं में युगानुरूप रचनाएं मिलती हैं, जिसमें युग के अनुसार कई रचनाएं मिलेंगी आपको। और नई भाषा और काव्य सत्य के नवीन प्रयोग इन्होंने किया है, जिसमें बेला में उर्दू शैली का गज़ल, फारसी छंदशास्त्र एवं खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा को अपनाया है। तो वहीं हम देखेंगे पूरा निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निराला जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ओज, औदात्य एवं हिंदी साहित्य के में क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रसिद्ध निराला आकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि माने जाते थे। गंगा प्रसाद पांडे ने इन्हें महाप्राण निराला की उपाधि दी है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, महाप्राण निराला की उपाधि किसने दी है? तो गंगा प्रसाद पांडे ने दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से ही सारे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरा संपूर्ण अध्ययन आपको कराया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।